हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और हम काइनेटिक थ्योरी गैस और थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में हम अभी तक जो हमने यूनिट 1 के बारे में डिस्कस किया था उसमें हमने जूल थॉमसन इफेक्ट पर बात की है। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। अब जैसा कि ट्रांसपोर्ट फिनोमिना से हम समझ पा रहे हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर होना, मास का ट्रांसफर होना या मोमेंटम का ट्रांसफर होना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप सपोज करो दो गाड़ियां एक साथ बराबर बराबर चल रही हैं। अगर एक बस की वेलोसिटी या एक गाड़ी की वेलोसिटी दूसरी गाड़ी की वेलोसिटी से कुछ ज्यादा है, तो हम ये चाहते हैं कि दोनों बसें एक साथ एक ही वेलोसिटी से मूव करें। तो ऐसी हमारी इच्छा उनको एक वेलोसिटी से मूव कराने की, वो इक्विलिब्रियम कहलाती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम एक ही तरह का व्यवहार करे, तो उसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर दो बसों का या दो सिस्टमों का मोमेंटम अलग हो तो उनका मोमेंटम बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर उनका मास अलग हो तो उनका मास बराबर करने की कोशिश करते हैं। अगर उनके टेम्परेचर अलग हो तो उनका टेम्परेचर बराबर करने की कोशिश करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल यही हो सकता है कि मान लिया दो गाड़ियां एक साथ चल रही हैं और एक गाड़ी के अंदर जो हमारा 20 सवारियां हैं और एक गाड़ी के अंदर 10 सवारियां हैं। तो मास के साथ वेलोसिटी, जो कि मोमेंटम को हम जानते हैं, मोमेंटम क्या होता है, P बराबर mv। P बराबर mv, इसको आप एक साधारण से एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो एक तितली है और एक गाड़ी है। दोनों की वेलोसिटी, मान लिया तितली की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर घंटा है और गाड़ी की वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये थोड़ा दूर जाकर एक दीवार से टकरा गई। तो अगर कोई तितली दीवार से टकराती है तो बताओ क्या होगा, तितली मर जाएगी। और अगर दीवार से गाड़ी टकराएगी तो दीवार टूट जाएगी। तो मीन्स डिफरेंस क्या है कि वेलोसिटी तो हमने दोनों की बताई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। पर ऐसा क्या हुआ 50 किलोमीटर पर आवर, पर क्या कारण है कि जब तितली दीवार से टकराई तो तितली को मतलब जो है चोट लगी, और जब गाड़ी दीवार से टकराई तो दीवार टूट गई। तो मैटर ये करता है कि मास भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तितली का मास बहुत नगण्य है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसका मोमेंटम कम है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है वो ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसीलिए हम मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के अंदर हम तीन तरह के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा मैं आपको बता दूं, नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ट्रांसपोर्ट ऑफ टेम्परेचर और ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है जी। तो ये तीन पैरामीटर हैं जिनके बारे में बात करेंगे। अब ट्रांसपोर्ट अगर मोमेंटम का होता है तो हमने उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म बताई है, विस्कोसिटी। और अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ टेम्परेचर होता है तो उस टर्म के लिए हमने नाम दिया है कंडक्शन। ओके। और जब मास का ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। देखो, जब आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक लोहे की रोड होती है तो लोहे की रोड अगर आप एक तरफ से उसमें मतलब आग से उसको गर्म करते हो तो दूसरी तरफ भी उसका टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है। तो यही है उसकी इक्विलिब्रियम में आने की कंडीशन। तो जब एक तरफ का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, दूसरी तरफ का टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर का अधिक टेम्परेचर की तरफ से लो टेम्परेचर की तरफ टेम्परेचर का ट्रांसफर होना, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को प्राप्त करने की कोशिश करना होता है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ टेम्परेचर कंडक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के नाम से, विस्कोसिटी के, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मास या ट्रांसफर ऑफ मास, डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो हम 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम को। तो उसके लिए हम समझते हैं, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, इसको बोल दो विस्कोसिटी जी। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम मींस विस्कोसिटी,
तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि हम ये मानते हैं कि कोई सिस्टम लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो मान लिया एक लेयर है ए बी और एक लेयर है सी डी। ओके, अब मैं इसके बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर अपनी तरफ से कंसीडर कर लेता हूं, इसका नाम है एम एन। तो जब मैं मोमेंटम ट्रांसफर की बात करता हूं तो मान लिया इसका मोमेंटम ज्यादा हो, इसका मोमेंटम कम हो, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि हमारा मोमेंटम इधर की तरफ से ट्रांसफर हो, ए बी की तरफ से ट्रांसफर हो सी डी की तरफ। ए बी लार्ज मोमेंटम, लेयर, और सी डी लेस मोमेंटम। तो मोमेंटम का जो फ्लो होगा वो इस साइड की तरफ होगा। तो ये जो मोमेंटम का ट्रांसफर है यही विस्कोसिटी कहलाता है। अब इसमें हम करेंगे क्या, मान लीजिए जो इंटरमीडिएट लेयर हमने कंसीडर की, मैं कह देता हूं इसका मोमेंटम g है, और मीन फ्री पाथ का मतलब ये है कि इन दोनों लेयर के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको मैंने कहा लैम्डा, मीन फ्री पाथ। सेम गैप इधर है लैम्डा। तो अगर मुझे इसका मोमेंटम दे दिया जाए, इस लेयर का मोमेंटम इज इक्वल टू जी, एम एन लेयर का मोमेंटम मान लिया जी है, तो और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ मोमेंटम हो जाएगा डी जी ओवर डी जेड, मीन्स अलोंग एनी एक्सिस। मान लिया मैं जेड एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूं। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ डी जी ओवर डी जेड। तो इस लेयर का मोमेंटम मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं इस लेयर से मींस एम एन लेयर से ए बी लेयर की तरफ चलता हूं तो मैं देखता हूं कि इस लेयर का मोमेंटम ज्यादा है, तो ऊपर चलने पर मोमेंटम बढ़ता है और नीचे चलने पर मोमेंटम घटता है। तो ऊपर का मोमेंटम g प्लस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू मोमेंटम एट दैट डिस्टेंस, तो g प्लस लैम्डा dg ओवर dz, तो मोमेंटम ऑफ द लेयर ए बी। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए, मोमेंटम ऑफ लेयर ए बी इज इक्वल टू जी प्लस लैम्डा डी जी ओवर डी जेड। ओके जी, अब अगर मैं इसी तरीका से मोमेंटम निकालता हूं लेयर सी डी का, तो यहां पर जी प्लस लैम्डा डी जी ओवर डी जेड, तो यहां पर मोमेंटम जो होगा, मोमेंटम, ये तो कॉमन सेंस है यार, लगा सकते हो, मोमेंटम ऑफ लेयर सी डी इज इक्वल टू जी माइनस लैम्डा डी जी ओवर डी जेड। मतलब क्या करा, कोई खास बात थोड़ी कर दी इसमें, बस यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन। अब एक बात और देखनी है कि ये एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम हमने बता दिया। अब मैं ये कह देखता हूँ कि यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल है जो इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, बहुत सारे, क्योंकि इस लेयर के ऊपर ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो अब चूंकि माना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू n। ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम ट्रांसफर अलोंग द mn साइड, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द लेयर mn पर यूनिट टाइम पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। सो कितने होंगे, देखिए, अगर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस हो, जरा समझिए, और ये निगेटिव y एक्सिस, ये निगेटिव z एक्सिस और ये निगेटिव x एक्सिस है, तो टोटल कितनी डायरेक्शन हुई, 1 2 3 4 5 6। तो हर डायरेक्शन के लिए 6 डायरेक्शन है, तो एक डायरेक्शन में कितने पार्टिकल्स मूव करेंगे, n/6। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो n, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग इंडिविजुअल
एक्सिस। तो टोटल 6 डायरेक्शन है, तो n/6 पार्टिकल्स होंगे, n/6 मॉलिक्यूल, जो x डायरेक्शन में या जो z डायरेक्शन में या जो y डायरेक्शन में या -z -x -y। तो along the individual axis is equal to n/6। अब चूंकि वेलोसिटी उनकी दी हुई है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर mn पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो nv/6 ये आ गया मेरा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब मैं देखता हूं नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट मोमेंटम ट्रांसफर, कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम में क्या डिस्कस करते हैं, मोमेंटम का ट्रांसफर फ्रॉम द हायर मोमेंटम टू द लोअर मोमेंटम। तो जो कि AB का मोमेंटम ज्यादा है, CD का मोमेंटम कम है, तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा AB लेयर की साइड से CD लेयर की साइड। तो कितना होगा, G प्लस लैम्डा dg/dz। और चूंकि कितने पार्टिकल है, कितने मॉलिक्यूल, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंडिविजुअल एक्सिस कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, nv/6। तो मैं लिख देता हूं nv/6 माइनस टोटल मोमेंटम ऑफ दिस एक्सिस और टोटल मोमेंटम ऑफ दिस लेयर, या इसको आप लिख दो इसके नीचे टोटल मोमेंटम ऑफ लेयर AB माइनस nv/6 और G माइनस लैम्डा dg/dz। इसको बोल सकते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ लेयर CD। तो टोटल मोमेंटम ऑफ लेयर AB और टोटल मोमेंटम ऑफ लेयर CD, अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल लेता हूं, तो मैं ये नेट मोमेंटम ट्रांसफर कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूं। आप इसको एक बार यहां तक नोट कीजिए, मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। तो हमने देखा कि नेट मोमेंटम ट्रांसफर लिख सकते हो आप शॉर्ट में, फ्रॉम AB टू CD लेयर। ओके जी, तो कितना आया वो, nv/6 G प्लस लैम्डा dg/dz माइनस nv/6 G माइनस लैम्डा dg/dz। अब इसको सोल्व करना तुम्हारे हाथ। तो सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, जब देखते हैं कि ये टर्म तो इससे कैंसिल हो ही जाएगी, तो बचा क्या, nv/3 लैम्डा dg/dz। ओके, तो क्योंकि एक टेंजेंशियल, देखो जब ये दो लेयर होती हैं, इसका मोमेंटम ज्यादा, इसका मोमेंटम कम, और ये मोमेंटम इसका मोमेंटम इंक्रीज होता है और इसका मोमेंटम रिड्यूस होता है। तो इसके अंदर, इस लेयर के अंदर एक फोर्स होता है इस साइड में डेवलप, जिसको टेंजेंशियल फोर्स बोल सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। और इस लेयर के अंदर AB और CD, लेयर CD के अंदर एक फोर्स डेवलप होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो अपोजिट टेंजेंशियल फोर्स। तो ये एक दूसरे को कट करते हैं, मींस वैल्यू को कम करते हैं। तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो हमारे पास, हम इस नेट मोमेंटम ट्रांसफर को हम इसको टेंजेंशियल फोर्स भी बोल सकते हैं, नेट टेंजेंशियल फोर्स। क्योंकि एक फोर्स इस साइड में डेवलप हुआ, अपोजिट फोर्स इस साइड में डेवलप हुआ, जो एक लेयर को स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये वो टेंजेंशियल फोर्स। अब ये हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, या तो वो उसका नेट मोमेंटम ट्रांसफर या टेंजेंशियल फोर्स। अब चूंकि हमको जो मेन बात करनी है वो करनी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रिप्रेजेंट उसको हम करेंगे ईटा से, इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर
लिख सकता हूँ उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है जी। अब ये वैल्यू, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट की, टेंजेंशियल स्ट्रेस, इस वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। मान लो इसका नाम है 2, इसका नाम है 1। तो ईटा इज इक्वल टू एन वी बार लैम्डा ओवर 3 इंटू डी जेड ओवर डी जेड ओवर डी यू ओवर डी जेड। ओके, अब चूंकि जी जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और मोमेंटम इज इक्वल टू एम यू होता है। एम इज द मास, यू इज द वेलोसिटी। सो अगर मैं इसको सोल्व और करता हूं तो मैं देखता हूं एन वी बार लैम्डा ओवर 3 एम डी यू ओवर डी जेड ओवर डी यू ओवर डी जेड, ये टर्म से कैंसिल हो गई। तो हमारे पास बचा ईटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार और लैम्डा। ये है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और यही निकालने की हमारी पूरी जद्दोजहद थी, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ, ये थर्मल कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। जो दूसरा ये था मोमेंटम ट्रांसफर, फिर हम डिस्कस करेंगे मास ट्रांसफर के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा मैं इसके रिजल्ट बताता हूँ। ईटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार और लैम्डा। ठीक है जी। तो अब चूंकि लैम्डा जो है यहां पर मीन फ्री पाथ है, ठीक है जी। लैम्डा मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करता है। मीन फ्री पाथ के लिए मैक्सवेल ने रिलेशन दिया था, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर और एन। अब ये एक फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, या तो फिर इसका डेरिवेशन है वो मैं बता तो नहीं सकता अभी, क्योंकि ये है अगर यहां पर पाई तो कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस सरफेस यूनिट एरिया। तो अगर ये सरफेस एरिया है तो सरफेस एरिया कितना होगा, अगर इसकी रेडियस को मैं सिग्मा कह देता हूं तो इसका सरफेस एरिया पाई सिग्मा स्क्वायर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन हो तो इस ये बेलन जो है बेलन, इस बेलन का आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई स्क्वायर पाई सिग्मा स्क्वायर एन। तो ये टर्म यहीं से मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस की, और ये मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं इस मीन फ्री पाथ की वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में पुट करता हूं तो मैं ये देखता हूं ईटा इज इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार ओवर √2 पाई सिग्मा स्क्वायर और एन से मैं कैंसिल कर देता हूँ, 1/3 √2 एम वी बार स्क्वायर ओवर पाई सिग्मा स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो आज के लेक्चर में आई थिंक मैं सोचता हूँ कि बस इतना ही कराऊं, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम ट्रांसफर। तो हमने कर लिया। अब ट्रांसफर फिनोमिना में हमने 3 बात बताई है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मास और ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर। तो जब ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको कहेंगे हम कंडक्टिविटी, और उसको कहेंगे हम थर्मल कंडक्टिविटी। और जब मास की बात करेंगे तो उसको कहेंगे हम डिफ्यूजन। और ये जो हमने आज पढ़ा है इसमें ये ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम है, इसको हमने विस्कोसिटी के नाम से बताया है। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ मास के बारे में, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर के बारे में। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।